भूगोल आपने कई टीचर्स से पढ़ा होगा, कई चैनल्स पे पढ़ा होगा, लेकिन अप्रोच आना चाहिए। अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि सवाल न छूटे। अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो सवाल के साथ तगड़े का कंपटीशन करे, तगड़ा एकदम उसको टक्कर दे। जैसे अभी अगर हम लोग भूगोल सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को हर एक शब्द को सीखना होगा। भूगोल है क्या चीज़, ज्योग्राफी है क्या चीज़, कहाँ से ये सारी बातें आई हैं, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, क्या इसका भौकाल रहा है, क्या इसकी भूमिका रही है, क्या इसका इतिहास रहा है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ये सभी बातें हमको जाननी चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्रूव करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्रूवन नहीं है लेकिन फिर भी यूज़ किए जाते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग करते हैं। तो सामान्य परिचय में अगर हम देखेंगे कि ये जो हिंदी का शब्द है भूगोल, इसमें ये जो भू शब्द लिया गया है ये लिया गया है पृथ्वी के लिए, और जो ये गोल शब्द लिया गया है ये इसका आकार दर्शाता है कि भैया पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोल है, भूगोल है। अगर हिंदी इंग्लिश वाले टर्म में हम लोग चलें तो जियोग्राफी में ये जो जियो शब्द होता है, ये जियो शब्द आता है पृथ्वी के लिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ अर्थ क्या होता है, तो जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। तो हम लोग स्टडी ऑफ अर्थ के लिए जियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन हम तो यहाँ सीख रहे हैं जियोग्राफी। तो ग्राफी का मतलब क्या हुआ? ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी को ग्राफ करना, यानी पृथ्वी को मापना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये है आपके ज्योग्राफी का मतलब। तो सामान्य परिचय में भूगोल का मतलब है पृथ्वी जो है वो आकार कैसा है उसका गोल है, और ज्योग्राफी का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी को ग्राफ करते हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ा जाए कि भूगोल के लिए जो सबसे पहला शब्द ये ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, ये ज्योग्राफी शब्द बना है ज्योग्राफी का वर्ड से। और ये जो ज्योग्राफी का वर्ड आया है ये आपके ग्रीस यानी यूनान से कई विद्वान रह चुके हैं, कई फिलोसोफर रह चुके हैं, कई दार्शनिक रह चुके हैं। आपने दार्शनिकों का नाम सुना होगा, प्लूटो हैं, सुकरात हैं, है ना, अरस्तु हैं। तो ये नाम जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हैं इराटोस्थेनिज। इराटोस्थेनिज जिन्होंने सबसे पहला शब्द दिया था ज्योग्राफी के लिए, और वो है ज्योग्राफिका। वो शब्द कौन सा है? जियोग्राफिका, GEOGRAPHICA। ये ज्योग्राफिका शब्द है जिससे कि भूगोल बना है, ज्योग्राफी बना है। और ये शब्द किसने दिया था? इराटोस्थेनिज ने। इराटोस्थेनिज जो थे वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल का शब्द का प्रयोग करने के लिए ज्योग्राफिका का वर्णन करते हैं, ज्योग्राफिका शब्द देते हैं। उनकी किताब उन्होंने लिखी ज्योग्राफिका, और इसी कारण से इराटोस्थेनिज को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इराटोस्थेनिज को भूगोल का या व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। ये है इराटोस्थेनिज। कहाँ से इनका संबंध हो माना जाता है? तो माना जाता है ग्रीस से या माना जाता है यूनान से। अब इराटोस्थेनिज को तो हम लोग भूगोल का पिता कह दिए। अगर ऑप्शन में इराटोस्थेनिज है तो वो सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में इराटोस्थेनिज के अलावे एक और नाम अगर आ जाए तो वो है हेकेटियस का नाम। हेकेटियस ये भी भूगोल के जनक कहे जाते हैं, लेकिन हेकेटियस को भूगोल का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इराटोस्थेनिज के समय काल से पहले के हैं। ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेस पेरियोडस, इसको हम लोग कई जगह किताबों में, कई जगह नोट्स में देख सकते हैं, लिखा रहता है जेस पेरियोडस। ये किताब इन्होंने रचना की, और ये जेस पेरियोडस का शाब्दिक हिंदी अर्थ निकाला गया तो वो था पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन करने के लिए ज्योग्राफी वर्ड जो है, ज्योग्राफी का किताब नहीं आई पहले, उसके पहले आ गई किताब जेस पेरियोडस। और ये जेस पेरियोडस किसकी रचना है? तो हेकेटियस की रचना है। और हेकेटियस का संबंध भी कहाँ से था? तो हेकेटियस का संबंध भी था ग्रीस से, यानी कि यूनान से। तो इनका समय काल पहले का है, और इनका समय काल पहले का तब का माना जाता है, हेकेटियस अनेक्सिमेंडर के मृत्यु काल के समय थे। हेकेटियस का नाम आता है जब एनेक्सिमेंडर और थेल्स, एक और नाम है थेल्स, आप लोग गणित में थेल्स प्रमेय पढ़ते होंगे।
तो थेल्स के मृत्यु काल के समय इनका नाम आता है हेकेटियस का। और एनेक्सिमेंडर को जाना जाता है मैप का निर्माण करने के लिए। एक मैप एनेक्सिमेंडर में, सबसे पहले मैप किसने बनाया था? तो एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। तो उनके मृत्यु काल के समय हेकेडियस नामक विद्वान ने, है ना, एक किताब लिखी जिसका नाम है जेस पीरियोडस, और इसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। तो इसलिए हेकेटियस को भी भूगोल का जनक कहते हैं। और अगर हेकेटियस को भूगोल का जनक कहेंगे तो इरेटोस्थेनीज अगर ऑप्शन में आएगा तो पहले हेकेटियस का नाम लेंगे। अगर हेकेटियस का नाम ना हो तो आपको इरेटोस्थेनीज का नाम लेना है कि सटीक वर्णन पृथ्वी के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का, महत्वपूर्ण स्थलों का, जल क्षेत्रों का वर्णन अगर किसी ने अपनी किताब में किया है तो वो है इरेटोस्थेनीज, और उनकी किताब का नाम है ज्योग्राफिका। क्या आप सबको क्लियर है कि अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आपको पहला नाम हेकेटियस मारना है ऑप्शन में, और अगर ये ना रहे तो आपको इरेटोस्थेनीज मारना है। अब आते हैं, एक और व्यक्ति हैं जिनको हम लोग कहते हैं इतिहास के जनक, और वो है हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, और हेरोडोटस का भी ज्योग्राफी में बहुत ही नाम लिया जाता है। इनका संबंध भी ग्रीस से था, यानी कि यूनान से था। और इस व्यक्ति को जाना जाता है, ये देखिए, ये जो मैप दिख रहा होगा आपको, ये हेरोडोटस ने ही बनाया। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा कि ऐतिहासिक भूगोल या इतिहास की तरह भूगोल पढ़ना हो तो ऐतिहासिक भूगोल का पिता, ऐतिहासिक भूगोल का पिता कौन है? तो ऐतिहासिक भूगोल का पिता है हेरोडोटस, है ना। इनका नाम डेल्टा शब्द के लिए लिया जाता है बाबू। डेल्टा शब्द पहले सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो हेरोडोटस ने यूज किया था। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ है यूरोप का और नीचे है लीबिया। तो ये ऊपर वाला इलाका यूरोप का है और नीचे वाला इलाका लीबिया का है। लीबिया मतलब मिस्र। तो ये वो व्यक्ति हैं जो भूमध्य सागर के साथ, ये यहाँ पर भूमध्य सागर का इलाका है और यहीं पर आपको मिलेगा मिस्र यानी कि नील नदी का क्षेत्र। तो ये वो व्यक्ति हैं जो नाव से भ्रमण करते हुए सबसे पहले पहुंचे मिस्र के उस चपाकार डेल्टा के पास। चपाकार डेल्टा, और ये डेल्टा, चपाकार डेल्टा किस नदी का था? तो ये था नील नदी का। तो नील नदी के लिए जो डेल्टा बना था, उस डेल्टा को जाके पहले देखा और डेल्टा शब्द सबसे पहले हेरोडोटस ने दिया था। इनका कहना था कि भूगोल को पढ़ो इतिहास की तरह और इतिहास को पढ़ो भूगोल की तरह, इसीलिए इनका नाम भी यहाँ पर आता है। तो नील नदी का जो इलाका है डेल्टा का, उस डेल्टा को देखा गया और डेल्टा शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो हेरोडोटस ने दिया। ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसको कह सकते हैं? तो हेरोडोटस को कह सकते हैं। ये ध्यान रखोगे। तो भूगोल के पिता इरेटोस्थेनीज, और अगर ऑप्शन में हेकेटियस रहे तो हेकेटियस पहले आंसर देंगे। और अगर पूछ दे कि वो इतिहासकार कौन है जिनका योगदान भूगोल के क्षेत्र में रहा है, तो वो होगा हेरोडोटस। क्लियर है? चलिए, अब कुछ और भूगोल के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग तरीके से भूगोल पढ़ा जाता है। उनमें पूछा जाता है कि अलग अलग भूगोल के क्षेत्रों के अलग अलग पिता कौन है, जनक कौन है। तो एक प्रादेशिक भूगोल है, या उसे तुलनात्मक भूगोल भी कहते हैं। ये क्षेत्रों के बीच तुलना करता है। कैसे क्षेत्र हो सकते हैं? तो जलवायु के आधार पर क्षेत्र बांटे जा सकते हैं, भू आकृति के आधार पर क्षेत्र बांटे जा सकते हैं, वनस्पति के आधार पर क्षेत्र बांटे जा सकते हैं, पशु जीवन और मानव गतिविधि के आधार पर भी क्षेत्र बांटे जा सकते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल के जनक कौन है? तो कार्ल रिटर हैं। कौन है? कार्ल रिटर। प्रादेशिक भूगोल के जनक या तुलनात्मक भूगोल के जनक कौन है? तो कार्ल रिटर हैं। अलग अलग कई विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में माने जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के बारे में जाना जाता है एज ए फादर, एज ए जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम आता है जब आप महासागरीय जलधारा पढ़ते हैं तो वहाँ पर पेरू की धारा, यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक धारा है महासागर की, और वो है पेरू की धारा। उस धारा का नाम इनके नाम पर हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है।
तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है वो मॉडर्न ज्योग्राफी के यानी कि आधुनिक भूगोल के पिता हैं, वर्तमान ज्योग्राफी के पिता हैं, और इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं जैसे खनिजों का वितरण किया, वनस्पति का पैटर्न देखा, हवा और महासागरीय धाराओं का मानचित्रण किया। तो इनका अलग अलग रोल है। नदियों के मार्गों को चिन्हित किया और पर्वतों को मापा। तो ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका भी योगदान माना जाता है ज्योग्राफी में। फिर आता है कल्चरल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं कार्ल ओ शायर। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है? अगर मानव और पर्यावरण के बीच संबंध देखा जाएगा तो कई चीज़ें होती हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ते हैं कि भैया कौन सा जनजाति है, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, किस क्षेत्र में कौन सा वो त्यौहार मनाती है, उनकी संस्कृति क्या है, वो कैसे देवताओं को पूजते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं। इन सब के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये मानव संस्कृतियां हैं, और इन मानव संस्कृतियों के साथ पर्यावरण का संबंध देखा जाता है सांस्कृतिक भूगोल में। तो सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन हो गए? कार्ल ओ शायर। कभी कुछ नाम और भी हैं, बाकी हैं। गणितीय भूगोल की बात करते हैं, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है आपको मैप का, मानचित्र का जानकारी होना चाहिए। गणितीय भूगोल मतलब मानचित्र। गणितीय भूगोल मतलब मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में मैंने अभी बताया कि सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो अनेक्सिमेंडर। मैप की खोज किसने की थी? अनेक्सिमेंडर ने की थी, और ये अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया मैप है। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर में यहाँ पर यूरोप है, नीचे में यहाँ पर अफ्रीका है, और यहाँ पर एशिया है। ये तीन महाद्वीपीय क्षेत्र बांटे गए हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। और ये मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। और अनेक्सिमेंडर के साथ साथ एक नाम और मैं अभी बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लोब के खोजकर्ता कौन है या ग्लोब किसने बताया, तो मार्टिन बेहम। याद रखोगे, मार्टिन बेहम। तो गणितीय भूगोल के जनक, मैथमेटिकल ज्योग्राफी के जनक, और गणितीय भूगोल का मतलब होता है मानचित्र के जनक। अब भूगोल की कई परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग तरीके से कि भूगोल पृथ्वी के वातावरण, स्थानों और उनके बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। यह पृथ्वी के सतत विभिन्न विशेषताओं जैसे पहाड़, जैसे नदी, जैसे समुद्र, जलवायु का अध्ययन करता है। भूगोल में मानवीय प्रभाव जैसे जनसंख्या घनत्व, जैसे कृषि, जैसे शहरीकरण का अध्ययन भी किया जाता है। अगर हम लोग शब्दकोश के अनुसार देखेंगे तो भूगोल पृथ्वी तल एवं पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। रिस्टोफेन वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। रीटर ने कहा कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास स्थल है। अब भूगोल का महत्व क्या हो सकता है हमारे दैनिक जीवन में? तो भूगोल हमें पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी प्रदान करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानव और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका मतलब ज्योग्राफी का रोल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितनी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने सीखी उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं? तो पहला सवाल आता है भूगोल में अलग अलग तरीके का भूगोल जो है अलग अलग सिद्धांतों पे चलता है और उनके जनक कौन कौन से हैं। तो पहला भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थेनीज हैं। अगर ऑप्शन में हेक्टेटियस रहे तो हेक्टेटियस को ऑप्शन मारेंगे। इतिहास के साथ भूगोल की जानकारी किसने दी थी? तो वो हेरोडोटस ने दी थी। ध्यान रखेंगे ये 2-3 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। डेल्टा के लिए सबसे पहला नाम किसका आता है? तो हेरोडोटस का आता है। ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया? इरेटोस्थेनीज ने दिया। और जेस पेरियोडस किसने लिखी? तो हेक्टेटियस ने लिखी। आगे बढ़ा जाए। अब भूगोल को अगर हम लोग बांट के पढ़ना शुरू करें तो भूगोल को 2 खंडों में बांट के पढ़ा जाता है। एक भूगोल भौतिक भूगोल और दूसरा भूगोल मानव भूगोल। भौतिक भूगोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भौतिक भूगोल में ये सारी घटनाएं या सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां आपको पढ़नी है। भौतिक भूगोल में आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना है, आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ना है, तारों के बारे में पढ़ना है, ग्रह पढ़ने हैं, उपग्रह पढ़ने हैं, बौने ग्रह पढ़ने हैं, धूमकेतु पढ़ने हैं, खगोलीय अलग अलग कई प्रकार के पिंड हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, एस्टेरॉइड्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। पृथ्वी
पृथ्वी के साथ स्थल मंडल है, पृथ्वी का जल मंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का जैव मंडल है, पृथ्वी का मानचित्र है। इसी मानचित्र को मैंने बताया कि गणितीय भूगोल भी कहते हैं, जो पृथ्वी के मापने में, पृथ्वी के आकार को समझने में और सतह की विशेषताओं का अध्ययन करने में ज़रूरी होता है। और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, तो ये सब भौतिक भूगोल के भाग हैं। भौतिक भूगोल में इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। भौतिक भूगोल के बारे में हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी के जन्म के साथ भी, पृथ्वी के जन्म के बाद भी और पृथ्वी के जन्म के पहले की घटनाएं भी हैं। पहले की बातें हैं, पहले की घटनाएं हैं। भाई पृथ्वी तो बनाएंगे ना, लेकिन पृथ्वी बनाने से पहले हमको ब्रह्मांड बनाना होगा। सबसे पहले जानना होगा कि ये ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड आया अस्तित्व में, और आने के साथ साथ कौन सी ऐसी घटनाएं घटी कि सभी खगोलीय पिंड, सभी आकाशीय पिंड, सभी ब्रह्मांडीय पिंड बनने लगे। जैसे ग्रह बनने लगे, उपग्रह बनने लगे, तारे बनने लगे, ये सभी कैसे बने। उसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का, कि पृथ्वी भाई कैसे बनी, कब बनी, क्या बनी, कैसे बनी, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। और भौतिक भूगोल के लिए भी फादर का नाम आता है, जनक का नाम आता है द पॉलीडोनियन। भौतिक भूगोल के फिजिकल ज्योग्राफी के जनक कौन है, तो पॉलीडोनियन है। ठीक है, अगला है दूसरा खंड मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल की चर्चा होगी मानव के जन्म के बाद। जब मानव पृथ्वी पर बना, प्रकृति ने जब कई रचनाएं रची, कई प्रकार के जीव बनाए, तो किसी एक युग में, किसी एक काल में मानव को बनाया। और जब पृथ्वी के उन्नत जीव के रूप में मानव ने जन्म लिया, तो मानव और प्रकृति के पर्यावरण के संबंध को दर्शाया गया। इसी को कहते हैं मानव भूगोल। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है ब्लॉश का, कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के जनक कौन है, तो ब्लॉश है। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्लॉश ना रहे तो आपको खोजना है फ्रेडरिक रैटजेल। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंथ्रोपोलॉजी ये किसका अध्ययन है, तो ये मानवों का अध्ययन होता है, ह्यूमन बिहेवियर का, मानवीय गुणों का अध्ययन होता है। तो इसके लिए एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी, किसने लिखी थी? फ्रेडरिक रैटजेल ने। इसके कारण इनको भी मानव भूगोल का पिता कहते हैं। तो मानव के जन्म के साथ हम लोग मानव भूगोल की चर्चा करते हैं। और अगर आपने मानव बन के पृथ्वी पर जन्म लिया है तो अपना पूरा जीवन आपको जीना है। और जीवन जीने के लिए जो जो गतिविधियां करते हैं उन सब गतिविधियों का वर्णन यहाँ किया गया है। आर्थिक गतिविधियों में आप उत्पादन करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए आपको। व्यापार करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, डेमोग्राफी जनसंख्या की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन यातायात की बात करते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं और अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। तो ये सभी पार्ट किसके हैं? तो मानव भूगोल के पार्ट हैं। तो हम लोगों ने भूगोल को कितने हिस्सों में बांटा है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर भूगोल को पढ़ना है तो कितने हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, तो 2 हिस्से बांटेंगे। एक भूगोल है मानव भूगोल और दूसरा भूगोल है भौतिक भूगोल। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कहाँ से आते हैं? तो भौतिक भूगोल वाले खंड से आते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? अगर भूगोल को सीखना है, अगर भूगोल से आपको लगता है कि टीजीटी पीजीटी लेवल तक क्वेश्चन बनाने हैं, तो इस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ रखेंगे लेक्चर में, ताकि 0 से हमको हीरो लेवल तक जाना है, सबसे निचले लेवल से लेकर अपेक्स लेवल तक जाना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। जब हम भूगोल की शुरुआत करते हैं तो भूगोल की शुरुआत में सबसे पहले हमको ब्रह्मांड की रचना करनी है। तो ब्रह्मांड है क्या चीज़? ब्रह्मांड के साथ साथ एक चीज़ और आती है अस्तित्व में, वो अंतरिक्ष क्या चीज़ है। तो जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी के बाहर उड़ना है। जब हम पृथ्वी के बाहर उड़ के जाते हैं, पृथ्वी से बाहर जाते हैं, पृथ्वी के बाहर जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर उठना शुरू करते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल क्रॉस करते हैं। जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। उसके बाद जब बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होना चाहिए। अगर आपको पृथ्वी से बाहर जाना है तो पलायन वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप पृथ्वी से बाहर जा पाओगे। तो पृथ्वी से बाहर जाने के बाद
आप पहुंचते हैं निर्वात में, आप पहुंचते हैं उस जगह पे जहां हवा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके बाहर निकले हैं तो उसके बाहर जो भी चीज़ आपको दिखे, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, चाहे वो दिखे या आपको ना दिखे, अगर पिंड दिख रहे हैं तो भी ठीक है, पिंड ना दिख रहे हैं तो भी ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब हमारे ग्रह के बाहर निकले हैं, हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर गए हैं, हमारे ग्रह के वायुमंडल से बाहर गए हैं, और वायुमंडल से बाहर जाके, गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाके जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, अगर हमको कोई पिंड दिख गया तो भी ठीक है, तारा दिख गया तो ठीक है, ग्रह दिख गया तो ठीक है, उपग्रह दिख गया तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिखता है, अंधकारमय दुनिया है, अंधकार में पूरा ब्रह्मांड है, तो वही ब्रह्मांड है। उसको समग्र रूप से दृश्य और अदृश्य जो भी चीज़ है उनको समग्र रूप से क्या कहा गया है? तो ब्रह्मांड कहा गया है। अब ब्रह्मांड की रचनाओं के लिए, ब्रह्मांड की रचना के लिए सबसे पहले अनेक आकाश गंगाओं की रचना मानी गई है, और हर आकाश गंगा में, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये गैलेक्सी है, ये सर्पिला आकार है और ये गैलेक्सी है स्पाइरल शेप में। तो इस गैलेक्सी में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उन दिखने वाली चीज़ों में क्या क्या हो सकते हैं? तो तारे हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, और बहुत सारे खगोलीय पिंड हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब का समावेशन कहलाता है आकाश गंगा। मतलब सबसे टॉप लेवल पे ब्रह्मांड है, नंबर 1 पे ब्रह्मांड है, नंबर 2 पे कौन है? आकाश गंगा है। आकाश गंगा को हम लोग इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सीज बनी है, ब्रह्मांड की रचना अनेक गैलेक्सीज से हुई हैं, और हर गैलेक्सी में असंख्य तारे भरे पड़े हैं, असंख्य ग्रह भरे पड़े हैं, उपग्रह भरे पड़े हैं। हम लोग जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल जो है, वो हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। आप लोगों ने सुना होगा मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा गया है। तो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी होती है, और उस गैलेक्सी में, उस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल पाया जाता है। तो सौर मंडल में जो केंद्र बिंदु है, जो मुखिया है, वो तो सूरज है, और सूरज एक तारा है। अगर सूरज एक तारा है और सूरज का अपना सोलर सिस्टम है, सूरज का अपना सौर परिवार है, उसके कई ग्रह हैं जो उसका चक्कर काटते हैं, तो ये भी तो संभव हो सकता है कि दूसरे ताराओं के भी, दूसरे स्टार्स के भी अपने एक सोलर सिस्टम की रचना उन्होंने की हो, उनके भी अपने ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे। ये अभी तक आप जान नहीं पाए हैं क्योंकि अनंत है ब्रह्मांड, निराकार है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की रचना होती है अनेक आकाश गंगाओं से, और आकाश गंगाओं में असंख्य तारे पाए जाते हैं, ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसको मिल्की वे कहा गया है। और बच्चे, इस ब्रह्मांड के साथ जो भी विस्तारित आपको क्षेत्र दिखे, चाहे वो दिखे या ना दिखे, सब कुछ अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन हम लोग करते हैं कोस्मोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी है ये, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए हमको चाहिए कुछ सिद्धांत जो दिए गए हैं, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सिद्धांतों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। परंपरागत सिद्धांत अलग हैं और आधुनिक सिद्धांत अलग हैं। परंपरागत सिद्धांत का मतलब वैसे सिद्धांत जिनका कोई प्रयोग नहीं हुआ है, वैसे सिद्धांत जो सिर्फ दर्शन पे टिके हैं, प्रूवन नहीं है, जो सिर्फ दर्शन पे टिके हैं, प्रूवन नहीं है। इनके लिए फिलॉसफीज़ दी गई हैं। कई फिलॉसफर्स हुए हैं, उन्होंने कहा है, जैसे अरस्तु हो गए, जैसे हेकेटियस हो गए, जैसे इरेटोस्थेनीज हो गए, जैसे कॉपरनिकस हो गए, जैसे टॉलमी हो गए। तो इन लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं जो सिर्फ दर्शन के तहत आते हैं। इनका कोई प्रूवन सिस्टम नहीं है, इनका कोई ऑथेंटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन चूंकि सवाल आते हैं और इनका योगदान आपके भूगोल में बहुत अच्छा है, तो इनसे सवाल तो पूछे जाते हैं, और इसलिए इनको पढ़ना है आपको। कॉस्मोलॉजी के लिए दूसरा जो आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी, जिनकी मान्यताएं दी गई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, है ना, जिसे हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन उसके अलावा उसी को सपोर्ट करने के लिए, या ये कहिए कि उसके थोड़े से अगल बगल के क्षेत्रों को, अगल बगल की मान्यताओं को, अगल बगल के विकल्पों को, अगल बगल की कल्पनाओं को दर्शाने के लिए कुछ सिद्धांत और दिए गए, जिसमें एक है सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसे स्थिर अवस्था सिद्धांत या स्टडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा है स्पंदित दोलन का सिद्धांत, जिसे पल्सेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये आधुनिक सिद्धांतों में गिने जाते हैं। तो आपको ब्रह्मांड के निर्माण के लिए
दो प्रकार के सिद्धांत जानने हैं, एक परंपरागत और एक आधुनिक। और ब्रह्मांड के निर्माण की हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमको अगर पृथ्वी सीखना है, भूगोल सीखना है, तो उसके पहले हमको ब्रह्मांड सीखना पड़ेगा, हमको ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको सिद्धांत पढ़ने हैं। अब ब्रह्मांड के सिद्धांतों में जो परंपरागत सिद्धांत हैं, उनमें पहला नाम आता है भूकेंद्रीय सिद्धांत का। भूकेंद्रीय सिद्धांत का नाम से मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि केंद्र में भूमि है, केंद्र में पृथ्वी है, और इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉड। अब भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो टॉलमी ने दिया। इनका संबंध भी कहाँ से है? तो इनका संबंध भी भाई ग्रीस से है, इनका संबंध भी यूनान से है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार पृथ्वी उस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और समस्त खगोलीय पिंड इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब केंद्र में कौन है? तो केंद्र में पृथ्वी है, और समस्त खगोलीय पिंड मतलब परिक्रमा भी कौन कर रहा है? तो परिक्रमा सूर्य कर रहा है, सूर्य द्वारा। अगर आप लोग को बताया नहीं जाता, अगर कॉपरनिकस नहीं आते, अगर केपलर नहीं आते, अगर आपको बताया नहीं जाता कि भैया हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और उसकी परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, तो आप अगर अपने अनुभव को देखेंगे, अगर सभी सिद्धांत को साइड कर दिया जाए, तो आप देखोगे कि आप जो है अगर पृथ्वी पर हैं, आप अगर पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी के पूरब से सूरज निकलता है और पृथ्वी के पश्चिम में जाकर सूरज डूब जाता है। अगले दिन वो पश्चिम से निकल के पूरब नहीं जाता, अगले दिन वापस वो पूरब से निकलता है। तो कहीं ना कहीं गोल चक्कर पूरा करते हुए तो पूरब पहुंचता होगा, तभी तो अगले दिन वो पूरब से निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा, फिर अगले दिन वो पूरब से निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा। तो हम घूमते हुए सुबह सूरज को देखते हैं तिरछा निकलता है हमसे, दोपहर में देखते हैं हमारे सर पे सूरज होता है, शाम में हम देखते हैं सूरज तिरछा होता है डूबते हुए। तो हम ये देखते हैं कि सूरज घूम रहा है, हम तो स्थिर हैं भाई, हम जहाँ हैं वहाँ स्थिर ही हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो दर्शन कहलाएगा, जिसमें लॉजिक तो है बट प्रूवन नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तो इस दर्शन को दिया था किसने? टॉलमी ने दिया था। और टॉलमी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल के लिए आता है कि अक्षांश और देशांतर की जानकारी भी किसने दी थी? तो टॉलमी ने दी थी। अगर आप पृथ्वी को मापना चाहते हैं, पृथ्वी को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास अक्षांश और देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। और अक्षांश देशांतर के बारे में किसने बताया था? तो टॉलमी ने बताया था। तो ये पहला सिद्धांत था जिसके अनुसार पृथ्वी हमारे सेंटर में है और परिक्रमा सूरज कर रहे हैं या दूसरे खगोलीय पिंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत की। इस सिद्धांत को तो मान्यता मिली, इस सिद्धांत पे ही चर्चा की गई सबसे ज़्यादा। इस सिद्धांत को दिया था कॉपरनिकस ने। तो कॉपरनिकस का नाम आता है दो चीज़ों के लिए। अगर कोई पूछता है कि ब्रह्मांड की खोज किसने की थी, तो भी कॉपरनिकस का नाम आता है। और अगर कोई पूछता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो भी नाम आता है कॉपरनिकस का, ध्यान रखेंगे। तो कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, जिसको हेलियोसेंट्रिक मोड का सिद्धांत बोलते हैं। और कॉपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और एक दिन का चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूरज का एक पूरा चक्कर काटती है। दोनों बातें इसने कही कि पृथ्वी का जो सिस्टम है वो अपने एक्सिस पे भी पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर मारती है। तो एक दिन रात मिला के अपने अक्ष वाला घूमना हुआ और सूरज के चारों तक चक्कर जो होता है वो एक साल कहलाएगा। और उसने ये बात अपनी किताब में लिखी, जिसका नाम रखा डी रिवोल्यूशंस। द रिवोल्यूशंस इसकी किताब है और ये कॉपरनिकस ने बताया। अब कॉपरनिकस के सिद्धांत को बल दिया गया, किसके द्वारा? सपोर्ट मिला, किसके द्वारा? जब गैलीलियो, ये दूसरा जो फोटो है नीचे देखिएगा, गैलीलियो भैया का है, ये गैलीलियो है और इनके साथ एक दूरबीन बनाई गई है, ये दूरबीन है। तो गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाई, दूरवीक्षण यंत्र जब बना दिया, तो उसने देखा, दूरबीन टेलीस्कोप से उसने देखा, बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बनाए गए हैं। तो गैलीलियो ने देखा
1609 में कि ये बात सत्य है कि पृथ्वी और पृथ्वी जैसे और भी कई पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये गोल चक्कर तो मार रहे हैं लेकिन सूरज के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। और गैलीलियो ने 1610 में, एक और इम्पॉर्टेंट है, 1610 में गैलीलियो ने गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और लो नामक सैटेलाइट्स खोजे, ये उपग्रह खोजे। और ये सभी उपग्रह किसके हैं? तो ये सभी उपग्रह बृहस्पति के हैं। और ये किसने खोजा? तो गैलीलियो ने खोजा था। इसीलिए इन सब को गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत आ गया अवधारणा में। और सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने दिया। उनकी किताब थी डी रिवोल्यूशंस, और उसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और उसको एक दिन कहेंगे उस चक्कर को, और साल बनाने के लिए सूरज के चारों तरफ जब एक चक्कर मार लगी तो एक साल कहेंगे। और इसको सपोर्ट दिया था कोपरनिकस ने, और इनको न्यूटन का भी सपोर्ट मिला था। ऐसा नहीं है, सर आइजैक न्यूटन का सपोर्ट भी मिला था इनको, कोपरनिकस को। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक नाम आता है सर विलियम हर्शल का। सर विलियम हर्शल से सवाल सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है, वो पूछा गया है कि यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस मतलब अरुण की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो की थी सर विलियम हर्शल ने। कब की थी? तो 17 मार्च 1781 को। लेकिन उसके पहले इन्होंने फर्स्ट लार्ज टेलीस्कोप बनाया था 1774 में। मतलब गैलीलियो के टेलीस्कोप से, गैलीलियो की दूरबीन से ये दूरबीन बड़ी थी। और ये किसने बनाया था? तो विलियम हर्शल ने बनाया। 1805 में मानव को ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता का ज्ञान हुआ जब ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शल ने बताया कि अंतरिक्ष का अध्ययन विश्व सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सौरमंडल तो ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं है। मतलब सौरमंडल तो कुछ है ही नहीं, छोटा है भाई। तो ये विलियम हर्शल ने बताया। इन्होंने यूरेनस के 2 चंद्रमाएं टाइटेनिया और ओबेरॉन की खोज भी की। इन्होंने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस और मिमास की भी खोज की। तो सर विलियम हर्शल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल जो आता है वो आता है, जिसको हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वो आता है कि 13 मार्च 1781 को यूरेनस की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की। और इन्होंने ये बताया कि हमारा जो सौर मंडल है वो तो ब्रह्मांड का एक अंश भी नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो यहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते। अब इसी तर्क को और अच्छा सपोर्ट करने के लिए नाम आता है एडविन पी हबल का। एडविन पी हबल ने एक टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम रखा गया हबल टेलीस्कोप। और हबल टेलीस्कोप की खोज हुई थी 24 अप्रैल 1990 में। ये आपको दिख रहा होगा, ये हबल टेलीस्कोप है। इस हबल टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल की तो बात छोड़िए, इसने आकाशगंगाओं का फोटो लिया। ये जितने आप फोटोज़ देख रहे हैं ये सब अलग अलग प्रकार की आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। इन्होंने हमारे आकाशगंगा के समान कई आकाशगंगाओं की उपस्थिति की भाई सूचना बताई, उपस्थिति के बारे में बताया, और ये प्रमाणित किया फोटो दे करके कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, हमारे ग्रह अकेले नहीं हैं, हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, हमारा तारा सूरज भी अकेला नहीं है। ऐसी कई आकाशगंगाएं होंगी। हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है, हमारी दुग्ध मेखला अकेली नहीं है। कई ऐसी आकाशगंगाएं हैं जो अनगिनत हैं, और हर आकाशगंगा में असंख्य तारे हो सकते हैं। हर तारों का अपना परिवार हो सकता है, अपना एक सौरमंडल हो सकता है। तो एडविन पी हबल ने हमारी आकाशगंगा के समान कई आकाशगंगाओं को देखा और उनको प्रमाणित किया। कैसे प्रमाणित किया? तो उनके टेलीस्कोप ने फोटोज डाले। ये आपको आकाशगंगाओं की फोटोज दिख रही होंगी। तो हबल टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? एडविन पी हबल ने की थी। और कब की थी? 24 अप्रैल 1990 को।
अब बात करते हैं हमारे आधुनिक सिद्धांतों में। आधुनिक सिद्धांत जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज़्यादा बल मिला है बिग बैंग थ्योरी को। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जॉर्ज लेमेंटर का नाम आता है, बहुत फेमस है जॉर्ज लेमेंटर। ये बेल्जियम के थे। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेंटर ने 1927 में सिद्धांत दिया बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं। इनके अनुसार लगभग 15 वर्ष पूर्व, कहीं कहीं पे आपको किताबों में 13.8 अरब वर्ष भी लग सकता है, लिखा हो सकता है, अरब वर्ष पूर्व की घटना भी कही जा सकती है, लेकिन लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो ये हमारा ब्रह्मांड था, ये एक छोटा सा अननोन ऑब्जेक्ट था। इसको जानकारी जिसकी नहीं रखते उसको अननोन बोलते हैं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो एक अग्निपिंड के रूप में था, और ये जानकारी नहीं थी कि ये किस चीज़ का बना है, लेकिन इसका जो आयतन था वो अत्यधिक सूक्ष्म था। मतलब इसका घनत्व सर्वाधिक होगा, और जब घनत्व सर्वाधिक बनेगा तो तापमान भी बनेगा ज़्यादा। किसी पिंड का अगर घनत्व हद से ज़्यादा सूक्ष्म हो जाए तो तापमान, घनत्व अगर सूक्ष्म होगा, कहने का मतलब अगर आयतन अगर छोटा होता जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा। अब आयतन बहुत छोटा होता गया, बहुत छोटा होता गया, बहुत छोटा हो गया, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इसके कारण उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तो लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात हो रही है कि एक अननोन मैटर का ये अग्निपिंड था। वो अननोन है, किस चीज़ का? अननोन पदार्थ कहेंगे उसको, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, उस चीज़ से बना था ये ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। विस्फोट कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, नहीं पता, लेकिन वो जो पिंड है, ये छोटा सा पिंड आप लोग देख रहे होंगे, इस पिंड में विस्फोट हुआ, और इसके बाद इसके साथ कई मैटर्स, कई पदार्थ इसने फेंके बाहर, अपने अगल बगल के क्षेत्रों में ये फेंकना शुरू किया। ये सिर्फ एक तरफ नहीं, इसने हर तरफ फेंकना शुरू किया, और वो पदार्थ जिससे सब कुछ बना है, जिससे पृथ्वी बनी है, जिससे तारे बने हैं, जिससे हाइड्रोजन बना है, हीलियम बना है, सब कुछ जिससे ग्रह बने हैं, उपग्रह बने हैं, उन सभी पदार्थों का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन जो इस पूरे स्पेस में फैला, जिसकी जानकारी आपको नहीं है कि वो क्या हो सकता है, आपके आवर्त सारणी के तत्व, मेंडलीव के आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उन सब की रचना उससे की है। सभी चीज़ों की रचना, ब्रह्मांड के सभी चीज़ों की रचना जो है वो उस पदार्थ से हुई है। इसीलिए उसको कहा गया डार्क मैटर। उसको क्या कहा गया? डार्क मैटर। और इस डार्क मैटर्स का लगभग 96% भाग हम बना हुआ है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड का 96% भाग इसी डार्क मैटर से बना हुआ है। और जो हमको दिखता है, जिससे जो प्रकाशित है, जिससे तारों का जैसे सिस्टम हो गया, तो आप जानते हैं दिखने वाला हिस्सा 4% है, मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो सिस्टम है, उससे जो तारे बने हैं, उससे जो प्रकाश बना है, उस प्रकाश के कारण जो हमको दिखता वाला हिस्सा है वो है मात्र 4%, और बाकी सब किससे बना है? तो डार्क मैटर से बना है। आप देख रहे हो यहाँ पे विस्फोट हुआ है, और विस्फोट के बाद इसने इस दिशा में फेंकने शुरू किए ये सारे मैटर्स, और ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई। ये गैलेक्सीज बननी शुरू हो गई, ग्रह बनने शुरू हो गए, उपग्रह बनने शुरू हो गए, कई चीज़ें बननी शुरू हो गई। तो ये सब शुरू हुआ एक विस्फोट से। अब विस्फोट इसलिए भी कह सकते हैं आप कि विस्फोट अगर घनत्व ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए, तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके कारण विस्फोट होना संभव है। तो ये महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसके तहत इस पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर बनना शुरू हो गया, और इस डार्क मैटर से सब कुछ बना है, ये आपको समझाया गया। इसके बाद इसी के साथ एक और काल्पनिक सिद्धांत लिया गया, और वो काल्पनिक सिद्धांत जिसे हम लोग सतत सृष्टि का सिद्धांत कहते हैं या स्थिर अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, ये थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी और फ्रेड होयल ने दिया। इन तीनों लोगों ने कहा
कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ या ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। इसके विस्तार के बावजूद इसका जो औसत घनत्व है वो स्थिर है। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण जो पदार्थ अपर्याप्त हो जाता है उसके स्थान पर नया पदार्थ लगातार निर्मित होते रहता है। मतलब ब्रह्मांड का कोई ऐसा नहीं है कि निर्माण हुआ है, इनके कथनानुसार कोई विस्फोट की बात नहीं है। ब्रह्मांड शुरू से है, ब्रह्मांड का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो जब आदि अंत नहीं है, ना इसका निर्माण हुआ है, ना ही इसका आरंभ है, ना ही अंत होगा। और इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आकाश गंगा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई तारे ही क्यों ना हो, अगर कोई एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी जगह उसका दूसरी चीज़ का निर्माण हो जाता है। अगर कोई पदार्थ अपर्याप्त हो जाता है तो उसके आधार पर नया पदार्थ हमेशा लगातार निर्मित होते रहता है। तो स्थिर अवस्था का सिद्धांत है ये, और यह सतत सृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसने बताया? तो ये बताया फ्रेड होयले, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। आप देख सकते हो कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ जैसे जैसे फैल रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसकी डेंसिटी उतनी ही है इसके आकार के अनुसार। जितना इसका आकार बढ़ेगा उस आकार को भरने के लिए नई चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो विस्तार होने पर जो जगह बनेगी उसे भरने के लिए नए पदार्थ भी बनेंगे, नए पदार्थ भी बनेंगे। तो ये बताया गया स्टेडी स्टेट थ्योरी में कि ब्रह्मांड का आकार, घनत्व, ये सब पहले से है, ना आदि है ना अंत है इसका। बस इसके विस्तार में जो जगह खाली होगी वो जगह भर दी जाएगी। कोई पुरानी चीज़ खत्म होगी तो उसका जगह नई चीज़ ले लेगी। तीसरा सिद्धांत जो है वह स्पंदित दोलन का सिद्धांत, जिसे पल्सेटिंग थ्योरी कहते हैं। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि इसमें ब्रह्मांड का अगर विस्तार हो रहा है तो उसका शुरुआत भी होता है और उसका अंत भी होता है। जैसे कहा गया कि मान लीजिए ये ब्रह्मांड का सबसे बाहरी हिस्सा है, जहाँ तक ब्रह्मांड विस्तारित है, इसे हम लोग ब्रह्मांडीय सीमा कह सकते हैं। और ये वो केंद्र बिंदु है जहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। अब इस केंद्र बिंदु से पदार्थ बनते चले गए और एक सीमा तक जाते हैं, फिर वहाँ से इनका संकुचन शुरू होता है और फिर वे वापस आते हैं केंद्र तक। ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु से, ब्रह्मांड में जहाँ से विस्फोट हुआ होगा, जहाँ से वो पिंड बना, जहाँ से सारे व्यवस्थाएं बननी शुरू हो गई, वहाँ से ये फैलते हुए अपने सबसे एक्सट्रीम सीमा तक पहुँचा, जिसे हम लोग ब्रह्मांडीय सीमा कहेंगे। फिर वहाँ से संकुचित होकर ये अपने केंद्र तक पहुँचा। तो ये दोनों काम हो रहे हैं। इसको कहा गया संकुचन के बाद ब्रह्मांड फिर से एक बिंदु तक पहुँच जाता है, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। मतलब इस केंद्र बिंदु से ब्रह्मांडीय सीमा तक विस्तार, फिर संकुचित होकर इस केंद्र बिंदु तक, फिर यहाँ से विस्तार, फिर संकुचित होकर। तो ये आना जाना आना जाना आना जाना, जैसे कि अगर कोई पेंडुलम है तो पेंडुलम जब दोलन करता है तो यहाँ तक जाएगा, फिर 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 यहाँ तक जाएगा। उसी पेंडुलम के जैसे दोलन करने के सिद्धांत पे इस ब्रह्मांड का विस्तार होता है कि ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन एक चक्र होता है। जब ब्रह्मांड विस्तारित होता है तो एक निश्चित बिंदु तक पहुँचता है, फिर संकुचित होता है, और जब संकुचन होता है तो इसको एक नाम दिया गया है बिग क्रंच। फिर उसी संकुचन के बिंदु से फिर से नए ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इसे कहा गया स्पंदित दोलन का सिद्धांत, पल्सेटिंग थ्योरी। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जो मिली है वो मिली है किसको? तो बिग बैंग थ्योरी को। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में आपको दिख रही होगी हमारी आकाशगंगा, हमारा अंतरिक्ष, हमारा ब्रह्मांड का क्षेत्र। तो काले पदार्थ जिसे हम लोग कहे डार्क मैटर, देखो डार्क मैटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस डार्क मैटर में क्या है, क्या बना सकता है, किसी को नहीं पता। आपको जितनी चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें आप जानते हैं ब्रह्मांड में, वो बना है इसी डार्क मैटर से। तो इस डार्क मैटर से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ,
और इसी प्रकार आकाशगंगाओं और तारों के साथ साथ ग्रहों का निर्माण हुआ। ये आपको जो दिख रही है हमारी आकाशगंगा है, ये हमारी आकाशगंगा का केंद्र बिंदु है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये हमारी आकाशगंगा की कई भुजाएं हैं। भुजाओं की चर्चा होगी। ये स्पाइरल दिखता है, सर्पिलाकार है, ये सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, ध्यान रखेंगे। इसकी कई भुजाएं हैं। इन भुजाओं की चर्चा हम लोग आकाशगंगा वाले क्लास में करने वाले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जिन्होंने बताया कि भाई ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पूर्व ये एक मटर के दाने के समान था। वही एक छोटा सा पिंड था, जिस पिंड में विस्फोट हुआ, एक मटर के दाने के समान वाला ये पिंड है, इस पिंड में विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के बाद जब विस्तार लेने लगा तो इसी विस्तार में बाकी सभी चीज़ें बनने लगी, जैसे ग्रह बने, जैसे आकाशगंगाएं बनी, जैसे छोटे छोटे तारे बने। इसी को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी एक किताब लिखी और इस किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। इन्होंने ये भी बताया कि आज जो हम तारे देख रहे हैं, तारों का जो प्रकाश देख रहे हैं, ये तारों का प्रकाश चला होगा करोड़ों साल पहले अपने स्रोत से और हम तक पहुंचा होगा अब। तो इसी तरीके से आप जानते हो कि खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए हम लोग जो इकाई यूज़ करते हैं वो इकाई यूज़ करते हैं प्रकाश वर्ष। दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसको हम लोग मीटर किलोमीटर में माप नहीं सकते, तो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, एक लाइट ईयर का मतलब होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसको 15 करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। तो ये प्रकाश वर्ष का जो यूनिट आया है ये दर्शाने के लिए आया है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये जो तारे हैं हमसे इतने दूर होंगे, कितने प्रकाश वर्ष दूर होंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं है। और इनके द्वारा जो प्रकाश भेजा जा रहा है वो हम तक पहुंचेगा तो उसमें करोड़ों साल भी लग सकते हैं। जो आज हमको दिख रहा है वो हो सकता है करोड़ साल पहले चला हुआ प्रकाश हो अपने प्रकाश स्रोत से। इस संदर्भ में प्रकाश वर्ष की उत्पत्ति हुई और एक प्रकाश वर्ष में 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर ये होता है दूरी, ध्यान रहेगा। तो इस कंसेप्ट को, बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किसने किया? तो स्टीफन हॉकिंस ने भी किया। ये विकलांग व्यक्ति आप लोग दिख रहे होंगे, दिव्यांग हैं ये। इनका ब्रेन और इनकी 2-3 उंगलियां ही काम कर रही थी, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करते थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति स्टीफन हॉकिंस। क्लियर है सबको? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बिग बैंग थ्योरी सबसे आधुनिक है और सबसे मान्यता प्राप्त है। तो आपको ज्योग्राफी का यहाँ तक का कैसा लगा, ज्योग्राफी की यात्रा यहाँ तक की कैसी लगी, ब्रह्मांड निर्माण के तथ्य कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कमेंट हमारे अगले वीडियो के लिए सपोर्ट बनेगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।